हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो अभी हमारा चल रहा है पूर्वावलोकन में हम हिस्ट्री हमारा चल रहा है वन लाइनर, जिसमें हमने मौर्य साम्राज्य तक कंप्लीट कर दिया था। अब है हमारा मौर्योत्तर काल। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेटो सेकेंड और स्ट्रेटो फर्स्ट डोमेट्रियस तथा मेनांडर में से वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो स्ट्रेटो से द्वितीय जो था वो इसके शीशे के सिक्के जारी किए थे। दूसरा है बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत में से वह एक जो अन्य तीन समसामयिकी नहीं था, वो मिलिंद था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है कठियावड़ा के रुद्रादामन अभिलेख में। रुद्रादामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है जूनागढ़ के अभिलेख में। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था रुद्रादामन प्रथम ने। और सुदर्शन झील किसने बनवाया था, आप लोग बताएंगे कमेंट में। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया था कुषाणों ने। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण ने। बिम्बकंटफिसस, कनिष्क, नहपान एवं बुधगुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुध का अंकन हुआ था वह कनिष्क का सिक्का था। कनिष्क अपने सिक्के पर बुध का अंकन करवाया था। कुजुल कंटफिसस, बिम्बकंटफिसस, कनिष्क प्रथम तथा हुविस्क में से वह शासक जिसको प्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है वो बिम्बकंटफिसस था। बिम्बकंटफिसस, कुजुल कंटफिसस, कनिष्क तथा हर्मबिज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था वो बिम्बकंटफिसस था। ययोध सिक्कों पर अंकन मिलता है कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। कुषाण शासक कनिष्क का राजअभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में और शक संवत प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में ही। विक्रम संवत एवं शक संवतों में अंतर कितने वर्ष का है, 135 वर्षों का अंतर है। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईस्वी पूर्व में। कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष और वसुमित्र। अश्वघोष, चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था। तो पतंजलि जो थे वो कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे। अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र तथा विशाखदत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था वो विशाखदत्त थे। उसके बाद है हमारा श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा नगरों में से कनिष्क के अभिलेख में उल्लेख नहीं है श्रावस्ती का। तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किया था चरक तथा जीवक ने। शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया था कन्नव वंश ने। पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक था वो गौतमीपुत्र सतकर्णी था। गौतमीपुत्र सतकर्णी था। एक मिनट, सही है। उसके बाद मौर्य के बाद दक्षिण भारत पर सबसे प्रभावशाली राज था सातवाहन का। सिमुक संस्थापक था सातवाहन वंश का। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था वो पांचाल थे। गुप्त वंश, मौर्य वंश तथा कुषाण वंश में से हुआ जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी वो कुषाण वंश था। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी कुषाण के काल में। अच्छा, बाल विवाह को समाप्त किसने किया था? राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन जो थे, जिन्होंने एक बिल लाया था, स्पेशल मैरिज एक्ट लाए थे। इसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया था कि 14 लड़कियों के एज 14 साल और लड़का का 18 साल शादी के लिए एज बताया था और बाल विवाह को समाप्त कर दिए थे। यह कुषाण के काल में स्टार्ट हुआ था बाल विवाह। कला की गंधार शैली फली फूली कुषाणों के समय से। सुमेलित है, कुछ राजवंश दिए हुए हैं और उनके सिक्कों का नाम दिया हुआ है। देखते हैं कौन कौन सिक्का है। कुषाण जो था वो स्वर्ण सिक्का और ताम्र सिक्का चलाया। गुप्त वंश में स्वर्ण और रजत के सिक्के जारी हुए। उसके बाद सातवाहन सीसा और पोटीन के सिक्के जारी किए। कलचुरी ने स्वर्ण, रजत और ताम्र के सिक्के जारी किए। उसके बाद ये रजत
रजत सिक्के जो होता है ना, वो तांबा, निकल और जस्ता से मिलकर बना होता है, सेम चांदी की तरह ही होता है, इसीलिए रजत सिक्का होता है। और प्रोटीन एक सिक्कात्मक क्या इसको क्या बोलते हैं, सिक्कात्मक शब्द है, चांदी के रूप में ये भी होता है, उसी को चलाया था। अगला है हमारा, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए, जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक ये था। आकृति का सम्मिश्रण है गंधार से। वह मूर्ति कला जिसमें सदाहरित स्थानांतरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में किया जाता था, वो गंधार मूर्ति कला। उसके बाद है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम है यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। प्राचीन भारत में जो आक्रमण किया था उसका सही क्रम पहले यूनानी किया था, उसके बाद फिर शक किया था, फिर कुषाण। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपना अधीन किया था वो डेरियस प्रथम था। चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राज्यों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन था। 8 सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है अमरावती एवं प्रतिष्ठान में। एक्का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था गौतमीपुर सतकर्णी के लिए। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन हमारा है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से व्यापार करते थे। कारण दिया हुआ है, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ये कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से तो व्यापार करते थे, लेकिन ये जो सेना के बारे में दिया हुआ है ना, ये गलत है, क्योंकि कुषाण का जो साम्राज्य था ना, वो पूरब में चीन और पश्चिम में पहलव, जिसको पार्थियन भी बोलते हैं, और रोम से था, जिसमें कि रोम से संबंध उसका अच्छा नहीं था पार्थियन का। तो उसके बाद इसीलिए चीन से व्यापार करने के लिए रोम को कुषाणों से संबंध अच्छा बनाना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया कि व्यापार के लिए 2 मार्ग उनका हुआ, एक रेशम मार्ग और सिल्क मार्ग था। वो जाके 3 भागों में बट गया। तो एक था लाल सागर, एक था लाल सागर, उसके बाद दूसरा था कैस्पियन सागर और नील सागर, ये 3 था। तो ये 2 यहाँ फारस की खाड़ी से और लाल सागर से ये अपना व्यापार करते थे, इसीलिए आर गलत है, ए सही है। ये हम इसलिए बता दिए ताकि अगर आप लोगों को इतना थोड़ा सा अभी ध्यान में रहेगा ना, तो अगर ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आप लोग स्टेटमेंट से अगर ये स्टोरी याद रहेगा तो फिर आप लोग स्टेटमेंट छांट लेंगे। अगला हमारा, राजा खारवेल का नाम जुड़ा था हाथी गुफा लेख के साथ। अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय एवं खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था वो खारवेल था। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश से। दशरथ, वृद्धरथ, खारवेल एवं हुविस्क राजाओं में से वह जिसका जैन धर्म से भारी झुकाव था वो खारवेल था। खारवेल का जो था वो जैन धर्म से ज़्यादा झुकाव था। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योग था विधि में। आगे अब हमारा गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। गुप्त वंश का शासन 319 से लेकर 500 ईस्वी अवधि के मध्य रहा। 4 अश्वमेध का संपादन किया प्रवरसेन प्रथम ने। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। इलाहाबाद स्तंभ लेख संबंधित है समुद्रगुप्त से। प्रयाग प्रशस्ति की जानकारी देता है कुमारगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है जहांगीर का। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उससे जहांगीर का लेख मिलता है। पृथ्यप्पा प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की। हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था गुप्त राजवंश। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। गुप्त शासक जिसने हुनों पर विजय प्राप्त किया था वो स्कंदगुप्त था। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया वो भीतरी स्तंभ लेख है। और गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। पहला कारण था हुन आक्रमण, प्रशासन का समानतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना और अयोग्य उत्तराधिकारी। उसके बाद शक विजेता के रूप में जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था रुद्र सिंह तृतीय को।
रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पतन से संचालित होता है वह था ताम्रलिप्त। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाएं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपना सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र स्थित केंद्र संबंधित था वस्त्र उत्पादन से। गुप्त समय में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्र ये सब जो था वो वस्त्र उत्पादन के लिए केंद्र था। गुप्त काल ने अपनी आयुर्वेद विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है सुश्रुत को। धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक और सुश्रुत से प्राचीन भारत आयुर्वेद शास्त्र संबंध नहीं है, वो है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य एक गणितज्ञ थे और ये एक और ज्योतिष भी थे। इनकी कुछ रचना है शिरोमणि, लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित, भास्कराचार्य की ये सब रचना है। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में सत्य कथन है। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था। 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्वा का सिद्धांत ज्ञात था और 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंध था छपनक। कालिदास जिसके शासन काल में थे वह शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दिनार। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया था रूपक। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल में लिखित सांस्कृतिक नाटकों में स्त्री और शूद्रों बोलते थे प्राकृत भाषा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त होता है एडन अभिलेख से। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। और सम्राट और विरुद्ध मतलब अशोक के दरबार में कौन रहते थे? अशोक को प्रियदर्शनी, समुद्रगुप्त पराक्रम उपाधि, ये विरुद्ध का मतलब होता है उपाधि। अशोक प्रियदर्शनी की उपाधि लिए थे। समुद्रगुप्त पराक्रम का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का और स्कंदगुप्त क्रमादित्य का। उसके बाद नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था गुप्त वंश ने। भारत में वह वंश जिसका शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है वो गुप्त काल था। गुप्त काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का 6ठा भाग। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि को भूमि प्रदान की जाती थी ब्राह्मणों को। प्राचीन काल में सिंचाई कर को कहते थे वित्त कम भागम। प्राचीन काल में सिंचाई कर जो दिया जाता था उसको बोलते थे। तीसरी शताब्दी में ब्रांगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। तोरमान था हुन जातीय दल का नेता। तोरमान जो था ये चीन का था। तोरमान हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था बालादित्य एवं यशोवर्धन ने। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार और दुर्भिसिंधियों के बारे में। सत्य कथन है गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था भारत में। अभी भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणितज्ञ की पुत्री की प्रेम कथा। मृच्छकटिकम जो रचना है शूद्रक की वो एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा है। प्राचीन सांख्य दर्शन का महत्वपूर्ण योगदान था कपिल का। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित कथन है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मा ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान तथा धारणा में से वह जो अष्टांग योग का अंश नहीं है वो अनुस्मृति है।
महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिकी थे पुष्यमित्र शुंग के, मतलब पुष्यमित्र शुंग के समय वो पतंजलि थे। नव न्याय संप्रदाय के संस्थापक थे गंगेश। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मभूत हो जाने पर पुरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति चाणक्यों की थी। वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक थे कणाद। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। उसके बाद है मीमांस की प्रणेता थे जैमिनी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांस से। सांख्य, वैशेषिक, मीमांस, न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य है, वो मीमांस की है। मीमांस और वेदांत, न्याय और वैश्विक, लोकायत और कपालिक तथा सांख्य और योग, युग्म में से वह जो भारतीय संत दर्शन का भाग्य नहीं है, वो लोकायत और कपालिक है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक थे शंकराचार्य। ज्ञान क्रम भक्ति योग में से अद्वैत वेदांग के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ज्ञान द्वारा। शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुज तथा माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं है अभिनव गुप्त का। सुमिलित और शताब्दी दिया हुआ है, संबत दिया हुआ है और ईस्वी दिया हुआ है। देखते हैं कौन से संबत कौन से ईस्वी में आया था। विक्रम संबत 58 ईसा पूर्व में, शक संबत 78 ईस्वी में, गुप्त संबत 320 ईस्वी में। फिर दिया हुआ स्टेटमेंट सत्य कथन है। विक्रम संबत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ था, शक संबत 78 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था और गुप्त काल सन 319 से प्रारंभ हुआ था। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ, जब तराइन का युद्ध हुआ था उस टाइम। पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो 601 अथवा 600 जोड़ना पड़ेगा। एक चालुक अभिलेख की तिथि अंकन के शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष 634 है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर है। मौखरी शासक की राजधानी कन्नौज है। हरिसेन, कलहन, कालिदास में से वह जिसकी पुस्तकें हर्ष में सूचनाएं निहित थी वो कलहन। हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी है। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर में स्थापित की थी, कन्नौज में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वो प्रयाग था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। कवि बाणभट्ट निवासी था पृथ्वीकुट्टा औरंगाबाद का। हेनसंग भारत आया था सम्राट हर्ष के शासनकाल में। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग, जिसको हेनसंग भी कहते हैं, ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया था। इस संदर्भ में सही कथन है, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल और विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति का निर्दोषता अथवा दोष निर्णय का साधन था। मतलब उसके कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर अपराध किया है तो वो अपने दोष सिद्धि करना चाहता है तो वो 3 चीज़ है, अग्नि, जल और विष, इसी के रूप से वो अपना सत्य साबित कर सकता है। और व्यापारी को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। हेनसंग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कोसेप शब्द का प्रयोग किया था रेशम के लिए। चीनी यात्री हेनसंग ने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। आज भी भारत में हेनसंग को याद करने का मुख्य कारण है सीयू की रचना। हेनसंग की रचना थी सीयू की। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वो हेनसंग था। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था 671 से 672 ईस्वी में। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं विनतू नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुस्लिम आक्रमण। भारत में सबसे प्राचीन बिहार नालंदा है। नालंदा स्थित है बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। स्टेटमेंट दिया है और कारण दिया हुआ है।
सामंतवाद का विकास गुप्त उत्तर काल में कृषक रचना की प्रमुख विशेषताएं थी। कारण दिया इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग के अस्तित्व में था। दोनों सही है। उसके बाद है हमारा भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध बनाना, स्वामी और दास के बीच संबंध बनना। सत्य कथन है चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन था। चीनी यात्री हेनसंग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया। 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही कथन है उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने वेदांत का प्रचार किया। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म का विस्तार पर रोक लगाया। आदि शंकर के बाद जो शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकर के बाद शंकराचार्य बने तो उनका शंकराचार्य का जन्म कहाँ? केरल में हुआ था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन था? जोशी मठ, द्वारका मठ, पुरी मठ, श्रृंगेरी मठ। सुमेलित है रवि कीर्ति और पुलकेशिन द्वितीय की रचना है। भभूति रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय। भभूति कन्नौज के यशोवर्मन, हरिसेन समुद्रगुप्त और दंडी नरसिंहवर्मन। सुमेलित है दरबारी कवि और राजा। इस कुछ कवि का नाम दिया हुआ, कौन से कवि इनके दरबार में रहते थे देखते हैं। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। हरिसेन समुद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और बाण्यभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। फिर है हमारा भोर की राजधानी धार थी। दुर्गावती गोडाम्बना थी। समुद्रगुप्त प्रांतीय शासक विदिशा और अशोक का प्रांतीय शासक उसकी राजधानी उज्जैन थी। तो प्राचीन भारत की स्थापत्य कला ये हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज इतना ही क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी आवर लाइफ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।